मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से आज जिस विषय पे चर्चा करने रही हूँ वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को हिंदी में आहारीय प्रस्तावित मात्राएं कहा जाता है और शॉर्ट में आरडीए कहा जाता है। आरडीए जो है वह जब परिभाषित की जाती है तो उसका तात्पर्य होता है जो हम दिन भर में भोजन ले रहे हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं जो कि व्यक्ति को स्वस्थ अवस्था में रखता है उसे आरडीए कहा जाता है। यानी आरडीए इज डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट डिराइव्ड फ्रॉम डाइट which keeps nearly all people in good health। यानी हमारे आहार के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है जो कि व्यक्ति को स्वस्थ अवस्था में रखता है उसे आरडीए कहते हैं। आरडीए जो है हर ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, जैसे एडल्ट्स के लिए अलग है, इन्फेंट्स के लिए अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए अलग है। 18 ईयर्स के बाद जो भी जना है वो एडल्ट्स में आ जाता है। यहाँ पर तात्पर्य मेल या फीमेल कोई भी है वो एडल्ट कहलाएगा। इन्फेंट का मतलब होता है 0 to 1 ईयर तक के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। 0 to 1 का मतलब है न्यू बॉर्न टू 1 ईयर। चिल्ड्रन का मतलब है 1 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक के बच्चे, उनका सेक्स भली गर्ल है या बॉय है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जब हमने सेक्स की बात की तो एडल्ट में जो है फीमेल्स, उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में 2 कंडीशंस आती हैं, एक तो प्रेगनेंसी एंड एक लैक्टेटिंग फेज। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है एंड लैक्टेटिंग फेज यानी कि जब मदर जो है अपने बेबी को दूध पिला रही होती है उस समय पर भी उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती है। यानी RDA takes into account individual variation in nutrient needs and also the availability of nutrient which may vary from diet to diet। यानी कि RDA में ये चीज ध्यान रखी गई है कि व्यक्ति विशेष की न्यूट्रिएंट की आवश्यकता या पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है। साथ में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि वो जो पोषक तत्व है व्यक्ति को किस मात्रा में अवेलेबल हो पा रहा है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो मात्रा खा रहे हैं वो उतनी हमारे शरीर को मिल भी पा रही है या नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हम आयरन की बात करते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन सोर्सेज से जो आयरन प्राप्त होता है वो हमारे बॉडी में जितना हम खा रहे हैं उतना परसेंटेज एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई चीज खाई उसमें 10 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट है परंतु वो 10 मिलीग्राम हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो नॉन हिम फॉर्म में होता है, क्योंकि वेजिटेरियन चीजों में आयरन का जो फॉर्म होता है वो नॉन हिम ही होता है और उसका जो परसेंटेज होता है ओनली 8 to 10% हमारी बॉडी को मिल पाता है। तो कितना अवेलेबल हमारी बॉडी को हो रहा है ये भी इसमें ध्यान में रखा गया है। अब हम इस चीज पे आते हैं कि आरडीए को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स दैट अफेक्ट आरडीए। आरडीए ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर लाइक्स, कई सारे फैक्टर्स या कारक जो है आरडीए को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, एज की बात की थी कि इन्फेंट्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, एडल्ट के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है और इसी में हमने फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वाली चीज भी ले ली थी या स्टेट वाली चीज भी ले ली थी, जिसमें कि मैंने आपको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन 2 स्टेजेस समझाई थी। सेक्स में मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है और बच्चों के अंदर जब बच्चे ग्रो करते हैं तो शुरू की अवस्था में तो मेल एंड फीमेल में अलग अलग नहीं होती है, यानी गर्ल और बॉय की रिक्वायरमेंट अलग अलग नहीं होती है। पर बाद में हम जाके देखते हैं कि गर्ल्स में जो ग्रोथ होती है वो बॉयज के कंपैरिजन में जल्दी होती है और उनमें बॉयज में कम होती है, धीरे धीरे होती है। कम का मेरा यहाँ पर तात्पर्य है कि धीरे धीरे होती है, जो कि गर्ल्स में जल्दी पीक पे पहुंच जाती है। तो रिक्वायरमेंट में भिन्नता आ जाती है
उस समय पर। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है फिजिकल वर्क, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। जो लोग कम क्रियाशील होते हैं उन्हें हम सेडेंटरी वर्कर मेल कहते हैं या फीमेल कहते हैं। जो लोग मध्यम क्रियाशील होते हैं उन्हें हम जो है मॉडरेट वर्कर मेल फीमेल कहते हैं। जो लोग हैवी वर्कर होते हैं, अधिक श्रम कर रहे हैं, उनको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने फिजिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन दी है, जिसमें फर्स्ट समझाया है सेडेंटरी वर्कर यानी कि कम क्रियाशील वर्कर, काम करने वाला आदमी या महिला। Those who sit and do works using brain and hands, जो लोग बैठकर अपना मैक्सिमम काम करते हैं और जिनको मानसिक रूप से ज्यादा काम करना है या वो अपने हाथों से ज्यादा काम कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, टीचर्स, क्लर्क्स। क्लर्क्स यहाँ पर इसलिए स्पेशली लिखा है जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, जैसे टाइपिस्ट भी इसमें आ रहा है, या ऑफिसर्स, है ना। तो उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो सेडेंटरी होती है, बिकॉज ब्रेन वर्क ज्यादा है, मेंटल वर्क ज्यादा है, बट फिजिकल वर्क जो होता है वो कम होता है। जनरली उनका सेटिंग वर्क ही ज्यादा होता है। सेकेंड समझाया है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मॉडरेट वर्कर्स यानी मध्यम क्रियाशील महिला या पुरुष, जिसमें ये समझाया है जो कि काम कर रहे हैं कुछ घंटे के लिए, है ना, और उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स ज्यादा यूज आ रहे हैं। ऊपर वाले में कहा था बैठे हुए हैं और ब्रेन और हैंड्स यूज हो रहे हैं। इसमें बोला है वर्क्स विगरसली फॉर अ फ्यू आवर्स यूजिंग मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक हैंड, फीट एंड मसल्स। हाथ भी यूज आ रहा है, पाँव भी यूज आ रहा है, मसल्स भी ज्यादा यूज में आ रही है ना। तो उन लोगों को हम इस कैटेगरी में लेते हैं। जैसे पोस्टमैन है, क्योंकि पहले अभी तक पोस्टमैन जो है वो साइकिलिंग पे ज्यादा या साइकिलिंग ज्यादा करते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, साइकिल पे ज्यादा डाक वगैरह देते हैं, है ना। माली है, मेड सर्वेंट्स हैं जो कि घरों में काम करते हैं, हाउसवाइफ है जो कि अपना हाउस होल्ड वर्क सारा कर रही है। इस तरह के लोगों को हमने मॉडरेट वर्कर्स में लिया है। थर्ड है हैवी वर्कर। हैवी वर्कर में वो लोग आ रहे हैं जो कि अपने बॉडी के कई सारे पार्ट्स को यूज में ले रहे हैं और कुछ घंटे नहीं जबकि उससे ज्यादा समय इन चीजों पे बिता रहे हैं। जैसे रिक्शा पुलर्स जो कि रिक्शा खुद चलाते हैं, है ना। ठेला इसमें आ सकता है ना। कई सिटीज में रिक्शा, साइकिल रिक्शा चलते हैं, वो इसमें आ सकता है। कुलीज जो कि सामान उठाते हैं। माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, और आउटडोर स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें भी फिजिकल बहुत ज्यादा होता है। इंडोर में जैसे बैडमिंटन वगैरह या टेबल टेनिस है, उसमें भी फिजिकल काफी होता है। या मजदूर वर्ग के लोग या स्टोन काटने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये जो आरडीए दी गई है, उस आरडीए के अंदर आईसीएमआर के द्वारा जो है रेफरेंस मैन एंड वुमेन को भी परिभाषित किया गया है। रेफरेंस मैन को हम हिंदी में बोलेंगे संदर्भ पुरुष, और रेफरेंस वुमेन को बोलेंगे संदर्भ महिला। मतलब हम उनको एक आदर्श मान सकते हैं। आदर्श का मतलब हुआ कि जो आरडीए दी गई है उनको मानते हुए दी गई है। उसमें इस व्यक्ति को डिफाइन किया है। जैसे रेफरेंस मैन को जब डिफाइन किया है तो लिखा है जिनकी की एज 20 से 39 ईयर्स हो, जिनका वजन 60 kg हो, जो कि सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो, साथ में फिजिकली एक्टिव या फिट भी हो, जो कि 8 घंटे अपना काम करते हैं, 4 से 6 घंटे वह बैठ के या चल फिर के समय निकालते हैं, 2 घंटे जो है उनके वॉकिंग पे या फिर एक्टिव रिक्रिएशन पे। वॉकिंग जरूरी नहीं है एक साथ 2 घंटा करें, टोटल जो टाइम है वो 2 घंटे की बात की गई है। या एक्टिव रिक्रिएशन में कुछ भी चीजें, स्पोर्ट्स वगैरह, वो कुछ भी खेलते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाती है। इसी तरह जब वुमेन को परिभाषित किया है तो एज सेम रखी है 20 to 39 ईयर्स, और उसका वजन जो है, जो कि एक पुरुष के लिए 60 था, महिला के लिए 50 kgs माना गया है।
और जो कि वो 8 घंटे ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहा था, वो महिला जो है वो जनरल हाउस होल्ड वर्क या लाइट वर्क कह सकते हैं कि करे। 6 घंटे सेम उन जैसे बैठकर या मूव करके कोई काम कर रही है, 2 घंटे चलकर या एक्टिव रिक्रिएशन में बिता रही है, और 8 घंटे रिमेनिंग जो बच रहे हैं वो बिस्तर पे बैठा रहे हैं। इस संदर्भ महिला व पुरुष में इंडियन कंडीशन के हिसाब से हाइट को भी बताया गया है, जो कि संदर्भ महिला के लिए करीब 5 फीट और संदर्भ पुरुष के लिए 6 फीट है। अब हम जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की बार बार बात कर रहे थे, हम उस पे आते हैं कि क्या है। यह ICMR के द्वारा दी गई है और इसके अंदर जो ग्रुप बताए गए हैं वो है मेन, वुमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, और फिर बॉय गर्ल 3 बार लिखा हुआ है। मैन के आगे सेडेंटरी वर्क, मॉडरेट वर्क, हैवी वर्क, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। वुमेन के आगे अगेन सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी। देन प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग लिखा हुआ है, लैक्टेशन टर्म यूज की गई है। और लैक्टेशन के नीचे, क्योंकि लैक्टेशन को इन्होंने 2 में डिवाइड किया है, 0 to 6 months एंड 6 to 12 months में डिवाइड किया है, क्योंकि 0 to 6 month में वो पूरा मदर्स मिल्क पे डिपेंड करता है बच्चा, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है मदर की, है ना। 6 to 12 months में बच्चा फूड लेने लग जाता है बाहर का, तो मदर की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम हो जाती है। देन इन्फेंट को अगेन 0 to 6 month, इस समय आप ऊपर का कुछ नहीं दे सकते, पूरा मदर पे डिपेंडेंट है। देन 6 to 12 months, जो कि हम ऊपर से सप्लीमेंट्री फूड्स देने लग जाते हैं। चिल्ड्रन में 1 to 3 year, 4 to 6, 7 to 9 तक सेम ग्रोथ पीरियड है, इसलिए गर्ल बॉय को अलग नहीं किया है। देन 10 to 12 years में बॉय और गर्ल की ग्रोथ अलग अलग हो जाती है, तो उन्हें अलग कर दिया है। 13 to 15 years में बॉय एंड गर्ल की ग्रोथ अलग अलग है, इसलिए अलग करा है। 16 to 18 में वापस से अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद हम सबको एडल्ट में मेल एंड वुमेन में कंसीडर कर लेते हैं। देन बॉडी वेट दे रखा है, अप्रॉक्स इतना होना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा की आवश्यकता दी हुई है, सेडेंटरी की कम है महिला और पुरुष दोनों के केस में, मॉडरेट की उससे ज्यादा है, हैवी की उससे ज्यादा है। प्रेग्नेंट में +300 दिया हुआ है बच्चों, यानी जिस भी तरह की क्रियाशील महिला है उसमें वह 300 जुड़ जाता है। इसी तरह से लैक्टेशन में 0 to 6 month की +500 है, और 6 to 12 month की 400 है, तो जो भी जिस तरह की क्रियाशील महिला है उसमें +400 जुड़ जाएगा। जब बच्चों की बात करते हैं तो वजन के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि उस समय बच्चे का वजन बहुत मायने रखता है। इसी तरीके से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दी गई है और प्लस फॉर्म में प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में दिया गया है, ठीक है बच्चों। देन विजिबल फैट मतलब तेल, घी, बटर से है, ठीक है। देन कैल्शियम, देन आपका आयरन, देन विटामिन में 2 फॉर्म दी गई है, रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। हम कोई सी भी एक ले लेते हैं, जनरली वेजिटेरियन होते हैं इसलिए हम बीटा कैरोटीन से कैलकुलेट करते हैं। देन थायमीन जो है, अब आप कहेंगे क्यों प्रेगनेंसी में प्लस में दिया है, क्योंकि जिस तरह की क्रियाशील है उस अकॉर्डिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्लस हो जाता है, क्योंकि थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन जो है ऊर्जा की आवश्यकता के साथ साथ प्रभावित होता है। थायमीन जो है B1 कहलाता है, राइबोफ्लेविन B2 एंड नियासिन जो या निकोटिनिक एसिड जो है B3 कहलाता है। देन आपकी पेरिटॉक्सिन यानी B6 की रिक्वायरमेंट दे रखी है, देन एस्कॉर्बिक एसिड की रिक्वायरमेंट दे रखी है, देन फॉलिक एसिड, एंड इसी तरीके से विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट दे रखी है। और ये मात्राएं जो है हमें दिन भर में खानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को इसकी इतनी आवश्यकता है। इससे कम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ज्यादा खाएंगे हम तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है।